हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं जो हमारा किस नाम से है, प्रत्यक्षण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेप्शन बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। इसका जनरली इसका मीनिंग होता क्या है कि एक दृष्टिकोण या फिर राय या फिर मत किसी चीज़ को लेके हमारी मतलब एक एबिलिटी हमारे अंदर अंडरस्टैंड करने की, किसी चीज़ को नोटिस करने की, ये होता है प्रत्यक्षण। अब हम इसको थोड़ा अच्छे से डीपली समझ लेते हैं। ये टॉपिक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि हम इसमें इसके सिद्धांत के बारे में भी पढ़ेंगे और इसकी प्रोसेस को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रत्यक्षण का अर्थ, किसका मीनिंग क्या होता है। जो प्रत्यक्षण होता है वो पिछले अनुभवों या कोई अदर हमारे एक्सपीरियंस है, हमारे अनुभव हैं, आवश्यकता मतलब हमारी नीड के अनुसार या अपेक्षा के आधार पर संवेदी जानकारी को चुनना, उसको व्यवस्थित करना, उसकी व्याख्या करना, कि ये एक प्रोसेस है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जो प्रत्यक्षण है वो हमारे एक्सपीरियंस को, हमारे नीड को, वो उसको अच्छे से उसको मतलब उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको अरेंज करते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और यही हमारी प्रोसेस क्या है, यही हमारी प्रोसेस परसेप्शन नाम से हम इसको जानते हैं। जो जो प्रत्यक्षण होता है वो हमें हमारी दुनिया की व्याख्या करने में मदद करता है। इस तरह यदि हम देखें तो एग्जाम्पल के लिए कि हमें किस प्रकार की पोशाक पहननी है, कौन से कपड़े पहनने हैं, यहाँ से लेके मतलब हमको सड़क कैसे पार करनी है, यहाँ तक की बात भी मतलब हमको डिसीजन लेने में हमारी हेल्प कौन करता है, तो हमारी हेल्प करता है प्रत्यक्षण, परसेप्शन, ये हमारी हेल्प करता है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे कि जो इस साइड ये पर्सन खड़ा है, इसको तो ये 6 दिख रहा है, मतलब इसने अपने माइंड में एक दृष्टिकोण बना लिया है, एक राय बना ली है, एक मत बना लिया है, मतलब कि एक इसने अपना परसेप्शन बना लिया है कि ये 6 है। बट जो इधर ये इंसान खड़ा है, ये पीपल खड़ा है, पर्सन खड़ा है, इसको ये उल्टा दिख रहा है, इसको ये अपोजिट दिख रहा है। तो इसने अपने माइंड में ये परसेप्शन बना लिया है कि ये 9 है। तो मतलब हमारा एक देखने का नज़रिया होता है, जो हमारे प्रत्यक्षण होता है कि हम किस तरीके से हम किस चीज़ को देख रहे हैं और कैसे हम उसको समझ रहे हैं। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है परसेप्शन या फिर प्रत्यक्षण। आगे हम देखते हैं प्रत्यक्षण के यहाँ पे चरण दे रखे हैं, इसके मतलब स्टेप्स दे रखे हैं। तो जिसमें हमारा फर्स्ट है चयन, जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं, जिसमें हम सिलेक्शन करते हैं बहुत सारे उद्दीपकों का। सेकंड है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि हम उसको अरेंज करते हैं उद्दीपकों को अपनी नीड के अकॉर्डिंग। थर्ड है व्याख्या, मतलब कि एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे एल आएगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर डैट। एक्सप्लेनेशन मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं अपने उद्दीपकों को। अब हम इनको वन बाय वन अच्छे से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा चयन, कि चयन क्या होता है या फिर सिलेक्शन क्या होता है। जो ये हमारा चयन है, ये हमारे प्रत्यक्षण का फर्स्ट चरण है या फर्स्ट स्टेप, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की क्षमता सीमित है। मतलब जो हमारा ब्रेन है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल सीमित है, सिलेक्टेड है, इसीलिए सभी उद्दीपकों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। इसलिए जो चयनित उद्दीपक होता है, मतलब जो सिलेक्टेड स्टिमुलेंट्स होते हैं, जो चयनित उद्दीपक होते हैं, उसी को ही सिलेक्ट किया जाता है काम के लिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप चयन। सेकंड है हमारा संगठन, कि संगठन क्या होता है। इस चरण में उद्दीपकों को मानसिक रूप से एक सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब जो भी उद्दीपक यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं उनको अब एक अच्छे पैटर्न में उसको अरेंज कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया अनजाने में होती है, मतलब ये खुद से की गई प्रोसेस नहीं है, ये कोइंसिडेंटली हो जाती है। यह व्याख्या करता है कि कैसे मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक सार्थक पैटर्न बनाने के लिए उद्दीपकों को संगठित करते हैं और किस प्रकार व्याख्या करते हैं। मतलब जो ये हमारा संगठन, जो हमारा स्टेप है, ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि कैसे या किस प्रकार जो मनुष्य है वो एक स्वाभाविक मतलब जनरल रूप में वो एक
पैटर्न बनाने बनाने के प्रोसेस को करता है, और वो ऐसा किस किस प्रोसेस का यूज करके करता है, ये वाला स्टेप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, संगठन वाला स्टेप। थर्ड है हमारी व्याख्या, मतलब कि एक्सप्लेनेशन। इस अंतिम चरण में उद्दीपकों को अर्थ प्रदान किया जाता है, मतलब जो भी हमारे उद्दीपक हैं, जो भी हमने वहाँ पे सिलेक्ट किए, फिर हमने उसको अरेंज किया और अब हम उसको एक मीनिंग देंगे। उद्दीपकों की व्याख्या व्यक्ति के अनुभवों, अपेक्षाओं, आवश्यकताओं, विश्वासों और अन्य कारकों पर आधारित होती है। मतलब जो एक्सप्लेनेशन हम करेंगे अपने उद्दीपकों की, वो डिपेंड करेगी या लाई करेगी किन पे, एक्सपीरियंस पे, हमारी हमारे नीड्स पे, हमारी अपेक्षाओं पे, हमारे बिलीव्स पे और अन्य अदर फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगी। इस प्रकार यह चरण स्वभाव से व्यक्तिपरक है और एक ही उद्दीपक की व्याख्या अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग तरीके से की जा सकती है। मतलब ये व्यक्तिपरक है, मतलब कि एक व्यक्ति इसको किसी तरीके से बताएगा, इसकी व्याख्या किसी अलग तरीके से करेगा, और वहीं दूसरा व्यक्ति उसकी व्याख्या अलग तरीके से करेगा। जैसे आपने हिंदी में पढ़े होंगे ना, जो पोयम्स के स्टैंजा होते हैं, तो एक यदि आप कर रहे हो तो आपकी व्याख्या कुछ और करोगे उसकी, कोई अदर कर रहा है, मतलब आपको हर एक में चेंज मिलेगा। मतलब कहने का क्या है कि इस स्टेप से जो मतलब ये स्टेप्स होते हैं, इनको हम व्यक्तिपरक बोल सकते हैं, कि चाहे कितने भी इंसान इसकी व्याख्या कर ले, अलग अलग तरीका हमको देखने को मिलेगा अलग अलग व्यक्ति के द्वारा। इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हमारा ये संगठन, यहाँ पे स्टेप था, चरण था, इसके यहाँ पे कुछ नियम दे रखे हैं, संगठन के नियम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। संगठन के नियम, गेस्टाल्ट सिद्धांत, मतलब संगठन के नियम को किस नाम से जाना जाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। इसको देखते हैं हम अभी अच्छे से। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 3 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, कौन कौन, कोहलर, मैक्स वर्दाइमन और कर्ट कोफका। ये 3 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्यक्षण को समझाने के लिए गेस्टाल्ट सिद्धांत नामक नए सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा से बताती हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, कब, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 3 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, कोहलर, मैक्स वर्दाइमन, कर्ट कोफका। तीनों ने ही जो प्रत्यक्षण हमारा टॉपिक है, जो प्रत्यक्षण है, इसको अच्छे से समझाने के लिए गेस्टाल्ट सिद्धांत दिए और इससे रिलेटेड उन्होंने नए सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। इन वैज्ञानिकों के अनुसार इन्होंने क्या कहा, प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में एक वस्तु के रूप में उद्दीपकों के व्यू को एक वस्तु समझना शामिल नहीं है। मतलब जो एक वस्तु के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं और हम उद्दीपकों के मतलब व्यू को या उसके नजरिए के, उसके तरीके को हम एक वस्तु समझ रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे प्रत्यक्षण में ऐड नहीं होगी, बल्कि इसमें एक पैटर्न की तलाश करने की हमारी प्रवृत्ति शामिल है। मतलब इसको कहने का मतलब क्या है कि हमको एक पैटर्न तलाशना है, एक पैटर्न को हमको सर्च करना है जो कि हमारा यूज होगा प्रत्यक्षण की प्रोसेस में। आगे है गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मतलब जो यहाँ पे हमने गेस्टाल्ट वर्ड ये किया है, इसका मीनिंग क्या होता है। गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ है रूप, मतलब आकार देना या विन्यास, किसी चीज को मतलब शेप देना, उसको एक फॉर्म देना, ये होता है गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मूल आधार है, मतलब जो गेस्टाल्ट है वो साइकोलॉजी का बिल्कुल बेस है। यह है, क्या मानते हैं, मतलब क्या इनका बेस है, क्या मानते हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, कि संपूर्ण अपने भाग के योग से भिन्न है। मतलब जो एक चीज मानो कोई एक चीज संपूर्ण है, मतलब कोई चीज कंप्लीट है, तो वो अपने भाग के योग से भिन्न है। मतलब ये समझाना चाहते हैं गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक हमको, जो संपूर्ण चीज होती है वो अपने पार्ट्स के योग से भिन्न है, ये बात ही हमको समझाना चाहते हैं। इस मूल आधार के आधार पर, मतलब जो ये मूल आधार है ये वाला, इसके आधार पर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने संगठन की प्रोसेस को समझाने के लिए कई सिद्धांतों या कानूनों का प्रस्ताव रखा। मतलब इस वाले स्टेप को समझाने के, इस मूल आधार को समझाने के लिए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे मतलब
संगठन की जो प्रोसेस थी उसको समझाने के लिए कई सिद्धांतों को दिखाया हमको, जिनको हम अभी करते हैं एक एक करके। तो उसमें फर्स्ट है हमारा आकृति भूमि संबंध। जो ये वाला सिद्धांत है ये हमें क्या बताता है कि हमें अपनी दुनिया को आकृति और भूमि के रूप में पृथक्करण करने की प्रवृत्ति है, कि मतलब हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम अपनी दुनिया को आकृति और भूमि के रूप में मतलब हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। आकृति उद्दीपकों का वह हिस्सा है जिसके दृश्य क्षेत्र पर हमारा ध्यान होता है, जबकि भूमि पृष्ठभूमि है। मतलब जो आकृति होती हैं, जो शेप्स होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो मतलब हमारा वो विजुअल एरिया है जिस पे हम अपना ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि जो भूमि है वो तो हमारी पृष्ठभूमि है। आकृति का एक निश्चित आकार होता है, मतलब जो शेप्स होते हैं उनका एक आकार होता है और जिनको हम लर्न भी इजीली रख सकते हैं। जबकि पृष्ठभूमि जो होती है, जो पृष्ठभूमि होती है वो आकारहीन होती है, उसका कोई आकार नहीं होता और उसकी कोई सीमा भी नहीं होती है। तो ये बात देखिए, ये था हमारा फर्स्ट आकृति और भूमि संबंध। नेक्स्ट है हमारा निकटता का नियम। उद्दीपकों के सार्थक प्रत्यक्षण के लिए उद्दीपक जो एक दूसरे के करीब होते हैं वे एक समूह के रूप में होते हैं। मतलब कि जब हम उद्दीपकों को एक साथ इकट्ठा करते हैं प्रत्यक्षण के लिए, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो उद्दीपक हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। तो मतलब वो हमको ऐसा लगेगा कि वो एक ग्रुप में ही है, हमको ऐसा लगेगा। हमारा मस्तिष्क बड़े तत्वों को एक समूह के रूप में व्यवस्थित करता है। तो जो हमारा माइंड है वो इन सब को एक ग्रुप के रूप में इसको अरेंज कर देगा ताकि उसकी व्याख्या अधिक आसानी से हो सके। मतलब रीज़न क्या है इन सब को ग्रुप में करने का, कि हम इसके बारे में इजीली हम इसको डिफाइन कर सके, हम इसको एक्सप्लेन कर सके। यही इसका मेन मोटिव है, इसको अरेंज करने का। थर्ड है हमारा समानता का नियम, सिमिलरिटी। यह सिद्धांत बताता है कि एक दूसरे के समान उद्दीपकों को एक साथ रखा जाता है। मतलब जो एक दूसरे के जो सेम है, मतलब जब मानो कि ये उद्दीपक है और ये उद्दीपक है, दोनों सेम है, तो दोनों सेमों को एक साथ रखा जाएगा। उससे दो अलग दो दो जैसे अलग हो गए तो इन दोनों को अलग रखा जाएगा। बट जो सेम सेम है तो उनको एक साथ रखा जाएगा। वास्तविक जीवन में भी हम इस सिद्धांत को बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, क्रिकेट मैच के दौरान हम समूह के खिलाड़ियों को उनकी जर्सी के आधार पर देखते हैं। मतलब कि हम उनकी ड्रेस से ही मतलब ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ किस टीम का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का या फिर इंग्लैंड का है, मतलब कौन सी टीम से बिलोंग कर रहा है ये वाला जो प्लेयर है। तो मतलब ये हमारे लिए एक मतलब समानता का नियम का ये हमारे लिए एग्जाम्पल हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ, निरंतरता का नियम या अच्छी निरंतरता। यह आकृतियों को भागों के बजाय निरंतरता में देखने की हमारी प्रवृत्ति को दर्शाता है। मतलब हम किसी चीज़ को पार्ट में देखना पसंद नहीं करते हैं। कि हम पार्ट में भी देखेंगे तो हम उसको एक सीक्वेंस में देखेंगे, हम उसको रेगुलर देखेंगे, हम उसको निरंतर देखेंगे। यानी एक पार्ट हमने अब देख लिया है, दूसरी हम कभी फिर देखेंगे, ये ऐसा नहीं। मतलब कि हम उसको एक निरंतर फॉर्म में, हम उसको रेगुलर फॉर्म में देखेंगे। यह सिद्धांत रेखीय प्रत्यक्षण में भी हम अधिक प्रदर्शित होता है। मतलब ये वाला सिद्धांत है ये लाइनर परसेप्शन में भी हमको देखने को मिलता है। इसमें नंबर फिफ्थ है समापन का नियम। अपने नाम के आधार पर इस नियम को निकटता के नियम के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। मतलब जो ये हमारा ये सिद्धांत है हमको इसको निकटता के नियम के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इस नियम में यह कहा गया है कि हमारे अंदर आकृतियों को पूर्ण रूप से देखने की प्रवृत्ति होती है, चाहे उद्दीपकों के कुछ हिस्से गायब ही क्यों ना हो। मतलब कि हमारे अंदर मतलब ये एबिलिटी है कि हम कैपेसिटी है कि हम बहुत सारी जो आकृतियाँ जो शेप्स हैं हम उनको मतलब हम उसको कंप्लीट रूप में हम उसको देख सकें। चाहे उसके लिए हमारे पास उद्दीपक के कुछ मतलब कुछ पार्ट्स मिसिंग भी कर दिए गए हैं, बट फिर भी हम उसको बता देंगे देख के कि हाँ कि यहाँ पे क्या पार्ट मिसिंग है और ये पिक्चर किस चीज़ के। मानो ये मतलब यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा देता है कोई ब्लॉक्स में, मतलब जैसे आपने ब्लॉक्स तो देखे ही होंगे जो एक टोटल हमको बनाना होता है अरेंज करके। तो मतलब मानो कि इसमें टोटल 4 पार्ट्स थे, तो उन्होंने 4 पार्ट में से मतलब आपको यहाँ पे 3 पार्ट दे दिए हैं। मतलब एक उद्दीपक यहाँ पे मिस है। तो मतलब आपके माइंड में इतनी कैपेसिटी है कि आप इसको देख के बता सकते हो। तो मतलब एक उद्दीपक यहाँ से मिस कर दिया उन्होंने, ये वाला नहीं है सपोज,
ये वाला नहीं है। तो फिर भी आप बता सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप बता दोगे कि जो जो ये शेप थी, जो ये आकृति थी, ये किस 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 चीज़ की आकृति है। मतलब आप में ये एबिलिटी है आपके अंदर पहले से ही, ये बात कहना चाह रहा है ये वाला नियम। नेक्स्ट है हमारा उभयनिष्ठ नियति का नियम, कि जो यह सिद्धांत है ये क्या बताता है कि समान दिशा में चलते हुए उद्दीपकों को उसी समूह में संबंधित माना जाता है। मतलब समान दिशा में चलते हुए उद्दीपकों, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मानो ये दो हैं तो ये दोनों सेम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए इधर जा रहे हैं, तो सेम इस जा रहे हैं, तो इन दोनों को हम सेम ग्रुप में ही ऐड करेंगे, या हम इसको सेम ग्रुप में ऐड करेंगे। जैसे कि मानो ये दो इधर जा रहे हैं, दो ऊपर के साइड जा रहे हैं, तो इनको हम एक ग्रुप में लेंगे। मतलब कि ये दोनों एक एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, समान दिशा में जा रहे हैं, तो हम इसको उसी ग्रुप में लेंगे। और इधर नीचे की साइड जा रहे हैं तो हम इसको अलग ग्रुप में लेंगे। ये कहना चाहता है ये वाला ग्रुप। नेक्स्ट है सोस्टव का नियम। प्रज्ञान शब्द मूल रूप से एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है प्रज्ञान शब्द? एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है अच्छा चित्र। ये जो प्रज्ञान वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे इसका वर्ड देख लेना कि कौन कि कहाँ से लिया गया ये वाला वर्ड। जर्मन ये शब्द है जिसका जिसका क्या मीन्स है? अच्छा चित्र, मतलब कि गुड पिक्चर। इस सिद्धांत को अच्छे चित्र का नियम भी कहा जाता है। मतलब जो ये सोस्टव का नियम है इसको अच्छे चित्र का नियम भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपकों को समूहीकृत करने के लिए सभी संभावित तरीकों में से हम उद्दीपकों को सबसे सरल आकार में समूहीकृत करते हैं। मतलब कि जब हम बात करते हैं उद्दीपकों को ग्रुप में करने की, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हम सबसे सरल, सबसे इजी, सबसे सिंपल वाला हम वेद अपनाएं इसको ग्रुप में करने के लिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरल रूप हमारे द्वारा समझे जाते हैं, कि जो इजी रूप होते हैं, जो सरल भाषा होती है, हमें वो बहुत जल्दी समझ में आती है और हमारे द्वारा उसे आसानी से समझा जाता है। तो यही हमारा टॉपिक था आज का, प्रत्यक्षण, परसेप्शन, जो मैंने आपको कराया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, क्योंकि एक बार कर लोगे ध्यान से तो हो जाएगा। एक बार हम दोबारा से जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था पहले प्रत्यक्षण की होता है क्या है ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने अनुभवों, आवश्यकताओं को हम उसको चुनते हैं, उसको अरेंज करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। इसके अलावा जो प्रत्यक्षण होता है ये हमारी दुनिया की व्याख्या करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे प्रत्यक्षण के चरण किए थे, 3 चरण थे। सबसे फर्स्ट था चयन, संगठन, व्याख्या। फिर मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि कैसे हम इसमें सिलेक्ट करेंगे उद्दीपक को, फिर हम उसको अरेंज करेंगे और लास्ट में हम उसको मीनिंग देंगे। देन हमने किए थे संगठन के नियम या फिर गेस्टाल्ट सिद्धांत हमने किए, जो कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 3 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, कोहलर, मैक्सवर्थ दाइमन, कर्ट कोफका। इन्होंने ये सिद्धांत दिए थे, गेस्टाल्ट सिद्धांत। प्रत्यक्षण को समझाने के लिए उन्होंने ये वाले सिद्धांत दिए थे। इसके अलावा यहाँ पे गेस्टाल्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? रूप या विन्यास। और यहाँ पे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मूल आधार क्या था? कि संपूर्ण अपने भाग के योग से भिन्न है। और इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने संगठन के प्रश्न को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए थे। इसमें फर्स्ट था हमारा आकृति भूमि संबंध, जो मैंने आपको कराया था। नेक्स्ट हमने किया निकटता का नियम। थर्ड समानता का नियम, जिसमें हम समान समान उद्दीपकों को एक साथ रखते हैं। जैसे कि क्रिकेट मैच में हम जर्सी के आधार पर खिलाड़ियों को पहचानते हैं। फोर्थ निरंतरता का नियम, मतलब हम उसको एक निरंतरता में हम उसको देखते हैं। फिर हमने क्या था समापन का नियम, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हम पूरी आकृतियों को अच्छे से देखते हैं, हमारे अंदर ये प्रवृत्ति पहले से ही होती है। नेक्स्ट था हमारा उभयनिष्ठ नियति का नियम, मतलब कि समान दिशा में उद्दीपक यदि चल रहे हैं तो हम उसको ग्रुप में डाल देंगे उसके अकॉर्डिंगली। लास्ट था हमारा सोस्टव का नियम। इस वाले में हम मतलब इजी वाले रूप, मतलब इजी तरीके से हम उसको समूहीकृत करते हैं, हम उसको ग्रुप में डाल देते हैं और हम सरल भाषा को ही हम अच्छे समझ पाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज का।
प्रत्यक्षण, परसेप्शन। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आई होप कि किसी और की भी हेल्प हो जाएगी आपकी वजह से, तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।